हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 आर्बिक मैट्रिक्स चैप्टर। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लगभग 8 या 10 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आर्बिक क्या होता है, किस प्रकार निरूपित किया जाता है, ये सारी बातें हम लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था और लेक्चर नंबर 2 में बताया था आर्बिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको दोनों को देख लेना, तो आपको समझ में आने लगेगा। जो भी भैया या अभी देखना चालू कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप देख लेना तो समझ में आने लगेगा। आज का टॉपिक लेते हैं आर्बिक पर समक्रियाएं। आर्बिक पर समक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड में, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उसी प्रकार आर्बिक पर संक्रियाएं होती हैं। और आर्बिक पर मुख्यतः 3 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं केवल। नंबर 1 योग, एडिशन, दूसरी होती है व्यवकलन, इसको अंतर भी कह देते हैं, सब्ट्रैक्शन। तीसरी होती है इसको गुणन संक्रिया, मल्टीप्लिकेशन। भागफल नहीं होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 आर्बिक को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है और गुणा किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके साथ कब जोड़ा जा सकता है, कब घटाया जा सकता है, कब उनका गुणा किया जा सकता है। जैसे योग है वैसे ही व्यवकलन है, मतलब अंतर है। तो ये दोनों तो लगभग सेम तरीके से चलती है, ये अलग टाइप की है। तो एनसीईआरटी बुक में आपको योग दे रखा है और गुणन दे रखा है, व्यवकलन नहीं दे रखा। योग जैसे ही व्यवकलन होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक संक्रिया को समझाते हैं, पहले चलाते हैं योग, ठीक है ना। 2 आर्बिक को कैसे जोड़ते हैं और किस प्रकार उनको सरल करते हैं। क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 आर्बिक दे देगा, कहेगा a + b ज्ञात कीजिए, a और b कोई भी 2 मैट्रिक्स दे देगा। तो पहले इसकी बात करेंगे, ये ऐसे ही है सेम, फिर आएगा गुणन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको समझना है। तो बात करेंगे पहले योग संक्रिया। योग संक्रिया इसको कहते हैं एडिशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब संक्रिया। तो 2 आर्बिक को किस प्रकार जोड़ते हैं और कब जोड़ा जा सकता है, तो पहले तो कंडीशन याद रखना। तो 2 आर्बिक को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान क्रम के हों, मतलब उनकी कोटियां समान हों। पहले आर्बिक का क्रम अगर 2 क्रॉस 3 है तो दूसरे आर्बिक का क्रम भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। यदि पहले आर्बिक का क्रम 2 क्रॉस 2 है तो दूसरे आर्बिक का क्रम भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो 2 आर्बिक को, ये आपको ध्यान रखना है, 2 आर्बिकों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान क्रम का मतलब कोटि के हो, मतलब ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है। अगर उनका क्रम समान नहीं होगा तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया भी नहीं जा सकता। जोड़ना घटाना तो सेम प्रक्रिया चलती है, ठीक है
तो जैसे अगर कोई आवी ए मेरा कोई एआईजे है, इसका क्रम एआईजे का मतलब इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका क्रम यदि n क्रॉस n है तो दूसरे आवी कोई भी है उसके एलिमेंट उसका क्रम भी n क्रॉस n होना चाहिए, तभी इनको हम जोड़ते हैं। और जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव होगा मतलब a11 b11 के साथ जुड़ेगा, a12 b12 के साथ जुड़ेगा, तो संगत अवयवों को जोड़ देते हैं aij प्लस bij। और इसका जो क्रम निकल के आता है, जो इनका क्रम है वही इनका क्रम, तो इस प्रकार जोड़ते हैं। तो दो आवी का योग जब करते हैं तो आवी भी बनकर आता है और उसका क्रम भी वही रहता है जो दिए गए आवी का है। क्लियर है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे a बराबर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दी, कोई भी क्रम 2 1 3 0 -1 4 और दूसरा आपको अक्सर दिया है इस प्रकार 1 2 0 -3 4 5, कुछ भी दे सकता है। अब इसका क्रम कितना है? 2 क्रॉस 3। इसका क्रम कितना है? 2 क्रॉस 3, मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, उसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है, मतलब यहाँ पर योग संभव है। क्लियर है? अब इनको जोड़ते कैसे हैं? तो पहले मैट्रिक्स कौन सी है? इसके एलिमेंट 2 1 3 0 -1 4 प्लस इसके अवयव कौन से हैं? 1 2 0 -3 4 5। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? जैसे कि मैंने समझाया था, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, a11 को b11 के साथ, a12 को b12 के साथ, तो 2 + 1 1 + 2 3 + 0 0 -3 प्लस माइनस माइनस ही होता है, -1 + 4 और 4 + 5। इस प्रकार के संगत अवयवों को जोड़ते हैं। अब बाई में देखो, इसमें अगर ये वाला स्तंभ नहीं होता तो फिर 3 को किसके साथ जोड़ते, तो फिर वहां पे योग संभव नहीं हो पाता। तो समान क्रम के होना चाहिए तभी उनको जोड़ा जा सकता है, तभी उनका योग संभव होता है। अब इसको सरल कर दो बस, कैलकुलेशन तो जानती हो, 2 और 1 3, 1 और 2 3 कुछ भी आ सकता है, -3 3 9 कुछ भी आ सकता है। इसका क्रम भी कितना आएगा? 2 क्रॉस, एलिमेंट का योग कुछ भी आ सकता है, कैलकुलेशन तो कुछ भी पॉसिबल है। 2 और 1 3, 1 और 2 3 3, तो कुछ और होता है यहाँ पे। जैसे अगर 5 होता तो क्या आता? 5 + 0 करते क्या आता? 5 आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि सेम अवयव आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना? 0 भी आ सकता है एलिमेंट का। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आप याद रखना, 2 आवी को कंडीशन याद रखना, तो 2 आवी को तभी जोड़ा जा सकता है या तभी उनका योग किया जा सकता है जब वे समान क्रम या कोटि के हों, और उनका जो रिजल्ट आएगा उसका क्रम भी वही रहेगा जो दिए गए आवी का। जैसे वो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट जो आएगा उनको जोड़ने पर वो भी 2 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है? तो ये आसान बात थी। अब इसकी कुछ अपनी गुणधर्म है, कुछ खासियत है, उनको समझते हैं पहले। इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, मतलब योग संक्रिया के, मतलब आवी का जो योग होता है, योग संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। हालांकि इतनी कुछ ही नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन, आव्यूह की योग संक्रिया के गुणधर्म। तो इसमें 4 गुणधर्म बता रहे हैं। इसमें पहला कहते हैं क्रम विनिमेयता। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में जब हमने समुच्चय पढ़ाए थे, तो वहां पर हमने आपको पढ़ाया था 2 समुच्चयों का यूनियन पढ़ाया था, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ। तो वहां पर भी ये संक्रिया बताई गई। तो क्रम विनिमेयता को कहते हैं
का एक्सचेंज करना, ठीक है ना। तो आगे की जो योग संक्रिया होती है वो क्रम निर्णय नियम का पालन करती है। मतलब यदि ए तथा बी समान कोटि या क्रम कोटि के आव्यूह हों तब आव्यूह की योग संक्रिया क्रम निर्णय नियम का पालन करती है। क्रम निर्णय का मतलब उसकी गुणधर्म हो गया, खासियत हो गई, तो क्रम निर्णय का पालन करती है। मतलब a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a। और कॉमन सेंस, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, a में b को जोड़ दो या b में a को जोड़ दो तो रिजल्ट तो सेम आएगा। तो वही चीज है क्रम निर्णय का, आव्यूह की योग संक्रिया क्रम निर्णय नियम का पालन करती है, ठीक है ना। दूसरी होती है इसमें एसोसिएटिविटी, ठीक है। क्रम निर्णय का दूसरी एसोसिएटिव को कहते हैं साचर्यता। साचर या साचर्य का मतलब कह लो एसोसिएटिव। ये इंग्लिश के वर्ड में इसलिए रहता हूं कि याद रहते हैं, हिंदी के वर्ड पर टिपिकल होते हैं तो इनको याद करने की दिक्कत नहीं आती। और बाकी आगे जाके क्लास पढ़ोगे बीएससी वगैरह तो उसमें इंग्लिश के वर्ड ज्यादा आते हैं, तो बाकी तो मैं हिंदी में समझाता ही थोड़ा इंग्लिश उसमें लिख देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहता है, आगे की दिक्कत नहीं आएगी। तो साचरता, एसोसिएटिविटी, तो आगे की जो योग संक्रिया होती है वो साचर नियम का भी पालन करती है। जैसे यदि a, b, c समान कोटि कह लो या क्रम कह लो के आव्यूह हों तब a प्लस b प्लस c, ये साचर नियम होता है, ध्यान समझ लेना। पहले a और b को जोड़ना है, फिर c को जोड़ना है, या a को b और c के योग में जोड़ो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है। और कॉमन सेंस वाली बात है, a और b का योग करोगे फिर c जोड़ोगे, या b और c के योग में a को जोड़ोगे तो रिजल्ट तो सेम आना ही है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि आव्यूह की जो योग संक्रिया होती है वो साचर नियम का पालन करती है, ठीक है ना। कठिन बात है, कुछ भी नहीं है। नंबर 3 योज तत्सम एडिटिव आइडेंटिटी। अरे जैसे आप योज तत्सम क्या होता है, मतलब ऐसी कोई संख्याओं में देखा जाए तो ऐसी कोई संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे 4 में क्या जोड़ोगे 4 आ जाए तो आप कहोगे 0, -3 में क्या जोड़ोगे -3 आ जाए 0। तो 0 जो होती है वो क्या कहलाती है, योग तत्सम कहलाता है संख्याओं में। ऐसे आव्यूह में जो शून्य आव्यूह होता है वो आव्यूह की योग संक्रिया का योज तत्सम कहलाता है। तो ये आप याद रखना है, शून्य आव्यूह, ये देखना आव्यूह की योग संक्रिया का योज तत्सम कहलाता है, योज तत्सम कहलाता है। क्लियर हो गई बात। तो अगर कोई आव्यूह a है उसमें शून्य आव्यूह को जोड़े या शून्य आव्यूह में a को जोड़े तो आव्यूह a पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई आव्यूह जिसको आव्यूह a में जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो शून्य आव्यूह तो होगा। और शून्य आव्यूह को ही आव्यूह की योग संक्रिया का क्या कहते हैं, योज तत्सम, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गई बात। अब इसमें लास्ट एक और गुणधर्म आता है, फोर्थ गुणधर्म है इसका योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब उल्टा, जैसे 4 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, आपने कह दिया था 0,
कोई संख्या जिसको 4 में जोड़ने पर तत्समक आ जाए, अर्थात 4 में क्या जोड़ा जाएगा, शून्य आ जाए, तो -4 को तो कहोगे, -3 में क्या जोड़ा जाएगा, शून्य आ जाए, तो +3 कहोगे। तो किसी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो उसका ऋणात्मक होता है, इतना समझना। तो a में अगर -1 को जोड़ोगे तभी तो तत्समक आएगा। तो मतलब ऐसा आव्यूह लेके आना है जिसको किसी आव्यूह में जोड़ने पर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब तत्समक आव्यूह कौन सा हमारे यहाँ पे योज्य शून्य आव्यूह आ जाए। तो बस ये समझना है कि -a आव्यूह a का योज्य प्रतिलोम कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्योंकि अगर a में हम -a को जोड़े या -a में हम a को जोड़े तो क्या आएगा, योज्य तत्समक आना चाहिए, शून्य आव्यूह आना चाहिए। क्लियर है। तो ये कहलाता है माइनस का किसी भी आव्यूह का जो ऋणात्मक होगा वो उसका कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। तो आव्यूह की योग संक्रिया पर आपको मैंने 4 गुणधर्म बताए हैं। पहला क्रमनिर्णयता, कम्यूटेटिविटी, a + b b + a के बराबर होता है, एसोसिएटिविटी, साचलता, a + b + c बराबर होता है a + b + c। योज्य तत्समक के बारे में बताया है, शून्य आव्यूह जो होता है आव्यूह की योग संक्रिया का क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। और एंड में इनवर्स के बारे में क्या बताया है, एडिटिव इनवर्स के बारे में, किसी आव्यूह का ऋणात्मक उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। 4 बातों का हमें ध्यान रखना है, बाकी योग करना आपके समझ में आ गया होगा। तो ये था आव्यूहों का योग, या ये कह सकते हैं योग संक्रिया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस चलता है व्यवकलन का, उसके गुणधर्म नहीं है क्योंकि वो किसका पालन नहीं करता है, ठीक है ना। क्रम में a + a - b b - c बराबर हो नहीं सकता। तो दूसरा गुणधर्म है, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो अंतर को योग में बदल देते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है व्यवकलन, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। व्यवकलन कह लो या अंतर कह लो, घटाव कह लो, सब्सट्रैक्शन। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस पर कार्य करता है। दो आव्यूह को तभी घटाया जा सकता है जब वे समान कोटि के हों। तो सिंपल वे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे ये कोई आव्यूह है 2 1 4 3 2 5 और आव्यूह b बराबर है हमारा इसी क्रम का होना चाहिए, लेकिन 1 0 5 2 7 6। अगर वो हमसे कहे a - b ज्ञात कीजिए, ये देखिए इनका व्यवकलन कीजिए, तो क्या ये संभव है? हमने बताया था जैसे योग होता है वैसे अंतर होता है। क्लियर है। योग कब संभव होता है? जब वो समान क्रम के हो। ऐसे ही अंतर या व्यवकलन कब संभव होगा? जब वे समान क्रम के हो, है ना। ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से a - b क्या होगा? 2 1 4 3 2 5 माइनस ये एलिमेंट 1 0 5 2 7 6। अब घटाएंगे आप, इसमें से क्या आएगा? सीधी बात है, 2 में से 1 आएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 4 में से 5 जाएंगे -1, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 7 जाएंगे -5 और 5 में से 6 जाएगा -। ये देखिए कैलकुलेशन आपको दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैलकुलेशन 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 5 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 7 गया -5, 5 में से गया -। जो भी कैलकुलेशन आ गए, कोई एलिमेंट कैसे भी आ सकता है। समझ में आया होगा? तो ये कहलाता है व्यवकलन। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, तो वो सेम था, और जैसे योग होता है वैसे ही होता है व्यवकलन। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी संक्रिया है यहाँ पे गुणन संक्रिया। कौन सी है? गुणन। लेकिन उसको बताने से पहले आपको एक चीज और जान लेनी है, एक एक्स्ट्रा बात जाननी है। एक अदिश राशि का, एक अदिश राशि या कह लो शून्य तक अदिश राशि,
शून्येतर अदिश राशि, ये अलग से बता रहा हूं थोड़ा सा। एक शून्येतर अदिश राशि का एक आव्यूह से गुणन, एक आव्यूह से गुणन। जैसे ये कोई आव्यूह है, इसका क्रम m क्रॉस n है, और मान लो मुझे किसी कांस्टेंट k का गुणा करना पड़े, जहां k कोई शून्येतर अदिश राशि है, तो k का जब गुणा करूंगा मैं इस आव्यूह में, तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होगा। ये ध्यान रखना, मतलब k का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, और रिजल्ट जो आएगा उसका भी क्रम क्या आएगा, m क्रॉस n। जहां k क्या है, जहां k एक शून्येतर अदिश राशि है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको। जैसे अगर a बराबर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, 2 1 3 4 5 6 कोई भी है, ये इसका क्रम 3 क्रॉस 2 है, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। अब मान लो मुझे इस पर किसी भी संख्या का गुणा करना है, मुझे 2a का मान निकालना है, तो a की जगह पर 2 ले दिया मैंने। देखो 2 क्या है, एक अदिश राशि है, नॉन जीरो, जीरो नहीं। तो अगर मैं 2 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ये आव्यूह का गुणा नहीं करता, एक राशि का गुणा करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं आव्यूह में, तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। और इस 2 1 3 4 5 6 गुणा करो, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 6 8 10 12। और इसका क्रम भी क्या आएगा, इसका क्रम कितना था, 3 क्रॉस 2, इसका क्रम भी कितना आएगा, 3 क्रॉस। लाइन समझ में आ रही होगी है। तो ये एक्स्ट्रा मैंने बताया, एक शून्येतर अदिश राशि का एक आव्यूह से गुणा। कहने का मतलब अगर किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं 4 5 6 जो भी 3/2 कुछ भी कोई राशि, तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, ठीक है ना। इसके बाद आती है इसकी जो मेन संक्रिया है, गुणन संक्रिया। तो एक तो आपकी एनसीईआरटी बुक में योग दे रखा है और एक दे रखा है गुणन। सबसे इंपॉर्टेंट संक्रिया गुणन संक्रिया, योग और गुणन तो आसानी से किया जा सकता है। गुणन संक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे करते हैं वो आप समझेंगे। तो इसकी जो तीसरी संक्रिया है आपकी बुक में, दूसरी है वो गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया ये आपको ढंग से समझनी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, किस प्रकार गुणा करना है और कब संभव होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, आव्यूह की गुणन संक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर गुणा करना आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं गुणा कब संभव होता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये ध्यान रखना कब संभव होगा, ठीक है ना। तो दो आव्यूह का गुणन तभी संभव होता है जब, ये ध्यान रखना पहली मेन कंडीशन है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, स्तंभों गुणा कैसे करते हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब गुणा संभव होता है। तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या देखनी है, वो बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। अगर ऐसा है तो भी गुणा संभव होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं। ये आपको मेन कंडीशन है। अब गुणा कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस पर फोकस रखना। अगर ऐसा है तो गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रही है। गुणन की प्रक्रिया क्या होती है, गुणन की प्रक्रिया
पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा। क्या बताया है वो तो वर्किंग रूल में समझ में आएगा। तो गुणन की प्रक्रिया क्या होती है, पहले आव्यूह की पंक्ति तथा तुम कहोगे यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबल होगा। गुणा करेंगे कैसे वो मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको करके बताऊंगा, टेक्निकल वे भी बताऊंगा। पहले आव्यूह की पंक्ति उठा के दूसरे आव्यूह के स्तंभ, पहले आव्यूह की पंक्ति तथा दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त करते हैं। दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं भाई, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा। ये आप अच्छे नोट कर लेना। तो जैसे अगर आपका एक कोई मैट्रिक्स है A बराबर AIJ, ये आप ध्यान रखना, गुणा करके समझाऊंगा मैं। इसका क्रम यदि m क्रॉस n है और दूसरा आव्यूह ABIJ है, और उसका क्रम कैसा होना चाहिए कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब इसमें स्तंभों की संख्या n है तो इसमें पंक्तियों की संख्या n ही होनी चाहिए। इसके स्तंभ चाहे कितने भी हो, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी A का गुणा B से संभव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और गुणा कैसे करेंगे, इस आव्यूह की पंक्ति और इस आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा निकालेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा ये ध्यान रखना, उसमें मतलब ऐसे अवयव आएंगे, ऐसा आव्यूह बनकर आएगा। CIJ कैसे निकालेंगे, AIJ और BIJ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा, वो मैं आपको समझाऊंगा। आव्यूह निकल के आएगा, वो ऐसा निकल के आएगा कि उसमें कितनी तो पंक्ति आएंगी और कितने आएंगे स्तंभ। मतलब पहले आव्यूह में जितनी पंक्ति है उतनी पंक्ति आएगी, दूसरे आव्यूह में जितने स्तंभ है उतने स्तंभ आएंगे। मतलब इसमें आएगा, इसका क्रम जो आएगा वो m क्रॉस p आएगा। क्या आएगा, m क्रॉस p। और CIJ कैसे निकलेंगे एलिमेंट, वो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिलहाल ये तो ध्यान रखना, गुणा कब संभव होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कितनी पंक्ति आएगी और कितने आएंगे स्तंभ। तो योग में तो कोई दिक्कत नहीं थी, योग में तो समान क्रम के होने चाहिए और रिजल्ट भी उतने ही क्रम का आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, गुणा पहले चेक करना है कब संभव होगा, जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले आव्यूह में जितनी पंक्ति है उतनी पंक्ति आएंगी और दूसरे आव्यूह में जितने स्तंभ है उतने स्तंभ आएंगे। और गुणा करेंगे कैसे, संगत पदों का गुणा नहीं करते, पहली पंक्ति और दूसरे पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा विद एग्जांपल, ये आपको थ्योरी नोट कर लेनी है। एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा, गुणा कब संभव होगा, गुणा संभव कब नहीं होगा। तो इस पर एक दो एग्जांपल समझेंगे तब समझ में आएगा। देखो तो इस पर दो तीन एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा गुणन संधि। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे A बराबर कोई भी मैट्रिक्स ले लो अपनी तरफ से, 2 1 3 4 2 5 1, कुछ भी लो 5। इसका क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3। अब A का गुणा किसी आव्यूह से करना है तो उसमें इतनी पंक्ति होनी ही चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसमें मैंने दूसरा आव्यूह लिया तो 3 पंक्ति ले ली मैंने, ठीक है ना, 2 1 4 5, ठीक है ना, 0 7। कितनी पंक्ति है, 3। स्तंभ कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ और भी ले सकते हैं।
4 2 1, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रम कितना हो गया 3। लाइन समझ में आ रही होगी। तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो यहाँ पे a का गुणा b से संभव है। ठीक है ना। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसके पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, बस कितना चेक करते हैं। अब उसमें चाहे स्तंभ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बताइए ऐसे 1 2 5 ये लो 3 पंक्ति 4 स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे a का गुणा b से संभव है। ठीक है। अब गुणा कैसे करते हैं वो आप समझना। अब जैसे मुझे a का गुणा b से करना है, तो पहले आप a लिखना है और रिजल्ट कितना आएगा पता, गुणा होने पर कितनी पंक्ति आएंगी और कितने आएंगे इसमें। ठीक है ना। तो करेंगे गुणा, तो a को लिख दिया, अब b को लिख दो। b कितना है 2 1 4 1 4 5 2 2 0 7 1 5 प्लस के माइनस के बटे की संख्या कैसी भी हो सकती है। अब गुणा करने का तरीका मैंने क्या समझाया था, पंक्ति गुणा स्तंभ, पहले आदि की पंक्ति और दूसरे आदि के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग द्वारा ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कैसे चलेगा गुणा, गुणा करने का तरीका समझ लेना ढंग से, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। गुणा होता है ऐसे, पंक्ति गुणा स्तंभ। कैसे होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ ऐसे। तो इसको उठाकर इस पर रखना है, पहले आदमी की पंक्ति लेनी है, दूसरे आदमी के स्तंभ, उनके संगत पदों के गुणनफल के योग बनाना। तो देखो 2 का गुणा 2 से करना है, प्लस 1 का गुणा 4 से करना है, प्लस 3 का गुणा 0 से करना है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, फिर तीसरे में होगा, फिर चौथे में होगा, इसी प्रकार तो पूरी पंक्ति तैयार हो जाएगी। गुणा पहली पंक्ति का जब तक करना जब तक स्तंभ खत्म न हो जाए, तभी पहली पंक्ति तैयार होगी। ये लाइन समझ में आ रही है। अब देखो सेम प्रोसेस है, इसका गुणा जब इससे करोगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे, प्लस 1 का गुणा 5 से करोगे, प्लस 3 का गुणा 7 से करोगे। देखिए फिर आगे प्रोसेस जारी रहेगा। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा, पंक्ति गुणा स्तंभ, है ना। 2 का गुणा 4 से, प्लस अब इतना करते रहिए, करके चलते से 2 दूनी 4 हो गया, 1 का गुणा 4 से 4 हो गया, 3 का गुणा 4 से 1 का गुणा 4, 3 का गुणा 0 से 0 हो गया। तो करते चलते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं खेलते। समझ में आ रही है बात। तो अब डायरेक्टली कर सकते हैं, ये तो मैं आपको पहली बार करके समझा रहा हूं। 2 का गुणा 4 से हो गया, प्लस 1 का गुणा 2 से, प्लस 3 का गुणा 1 से। अभी स्तंभ खत्म नहीं हुए, अब फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, तो क्या आएगा 2 का गुणा 1 से, प्लस 1 का गुणा 2 से, प्लस 3 का गुणा 5 से ऐसे। 2 का गुणा 1 से, 2 गुणा 1 का गुणा 2 से, 2 1 का गुणा 2 से, प्लस 3 का गुणा 5 से। पूरी पंक्ति तैयार हो गई। अगर बाई चांस में ये स्तंभ ना होते, ये वाले इसका गुणा इससे हो गया, प्लस फिर इसका गुणा इससे, तो ये लाइन आती नहीं आती। लाइन समझ में आ रही है इस तरीके से। अब इसका गुणा करेंगे, इससे प्रोसेस चलेगा। जैसे 4 का गुणा 2 से, 4 का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ, 4 गुणा 2, 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। इसका इससे होगा 4 गुणा 1 5, 2 गुणा 5 5 गुणा 7। आया समझ में। इसका जब इससे होगा 4 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2। मैंने इसलिए बड़ा एग्जाम्पल लिया है कि एक बार में बात क्लियर हो जाएगी। प्लस 5 गुणा हो गया। तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में 4 गुणा 1 2 गुणा 2 तो 5 गुणा 5। अब तीसरी पंक्ति होती है, उसका भी होता। लाइन समझ में आ रही है। अब इसको सरल करना है, केवल सरल करने पर जो रिजल्ट
प्लस 1 का गुणा 4 से 4 लिख दिया, प्लस 3 का गुणा 0 से 0, मतलब पंक्ति बड़ा इसका 2 दूनी 4, 1 का गुणा 4 से 4, 3 का गुणा 0 से 0, ये लाइन भी लिखी जाती है कभी भी। इतना वर्क नहीं करते, डायरेक्ट चलाते हैं इसको। तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका इससे, जैसे यहाँ लिखा है 2 का गुणा 1 से 2 प्लस 5 प्लस 21, ऐसे 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 5 से 5, 3 का गुणा 7 से 21, और देखो यही लिखा है 2 एकम 2, 1 का गुणा 5 से 5, 3 7 21। इसका जब करेंगे 2 चौका तो यहाँ से लिख दो ना, 8 प्लस 2 प्लस 3, वहां से क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 15, ये देखो यहाँ से कितना आएगा 8 प्लस 0, यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 10 प्लस 5 सबके 35, यहाँ से कितना आएगा 16 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 25। कैलकुलेशन आपको करनी है और रिजल्ट क्या निकल के आया इसका फाइनली, इसको सरल करके लिख दो। 4 और 4 8, 5 और 2 7 और 21 28, 8 और 2 10 और 3 13, 2 और 2 4 और 15 19, ऐसे, और 8 और 8 16, 4 और 10 14 और 35 49। कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 16 4 20 और 5 25, 4 और 4 8 और 25 33। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, रिजल्ट आएगा। और इसका क्रम कितना आएगा, मैंने आपको पहले समझा दिया था, इतनी पंक्ति आएगी उतने स्तंभ आएंगे। तो 3 के चिन्ह लगा रखे हैं, तो 2 पंक्ति 4 स्तंभ आएंगे, तो 2 पंक्ति 4 स्तंभ। आपकी समझ में ढंग से आ गया होगा। तो 2 आदमी को गुणा कैसे करते हैं समझ में आ गया। कुल मिला के ये स्टेज सही होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, ये आप इस बात पर फोकस कर लेना, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें मतलब कुल मिला के इतनी स्तंभ तो पंक्ति 3 ही होनी चाहिए, इस आदमी में 3 पंक्ति होनी चाहिए। स्तंभ कम हो कोई रात जाके कर लीजिए, ये लाइन ना होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्रॉस 3 का तो बड़ा संभव होगा, बस ये लाइन नहीं चाहिए, ये देखो कोई दिक्कत नहीं। अरे आपके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं, बस इतना जरूरी है। गुणा तो संभव होगा, बस ये वाला पंक्ति का इस स्तंभ में हो जाएगा, इस स्तंभ में हो जाएगा, इस स्तंभ में हो जाएगा, आगे नहीं तो वो प्रोसेस हटता रहेगा, ये वाला ये रिजल्ट कटेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गुणा तो संभव है, ये हट जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कितने का आएगा, इतनी पंक्ति इतने स्तंभ, गुणा तो संभव है। तो गुणा के लिए मेन तो प्रोसेस यही है, तो पहले आदमी के स्तंभों की संख्या दूसरे आदमी की पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो उनका गुणा संभव होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं इसको।